हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस में। फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील। हम पढ़ रहे थे कारण द्रव्य। ठीक है, कारण द्रव्य हम पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने द्रव्य के बारे में पढ़ लिया था, उसके निरुक्ति लक्षण ये सब। और सेकंड वीडियो में हमने कार्य द्रव्य को पढ़ लिया था। थर्ड वीडियो में हमने कारण द्रव्य के पंच महाभूत में आकाश महाभूत को पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं पंच महाभूत का वायु महाभूत। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वायु महाभूत को। फ्रेंड्स, ये सिंपल और इजी नोट्स हैं इसमें, और हम कारण द्रव्य को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं एक साथ। ठीक है, तो आज हम वायु महाभूत पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले रिवीजन को देखते हुए चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले द्रव्य के बारे में हमने बताया था। उसके बाद द्रव्य के हमने बताए थे कारण द्रव्य कार्य द्रव्य दो तरीके के होते हैं। कार्य द्रव्य चेतन अचेतन में डिवाइड होता है, और फिर चेतन द्रव्य जो होता है वो अंतश्चेतन बाह्यांतरचेतन में डिवाइड होता है। अंतश्चेतन चार में डिवाइड होता है: वनस्पति, वानस्पति, औषध और विरुद्ध। और बाह्यांतर जो होता है वो जराभुज, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, इनमें डिवाइड होता है। उसके बाद कारण द्रव्य हमने देखे थे कि कारण द्रव्य कौन कौन से थे। तो पंचमहाभूत, आत्मा, मन, काल और दिशा। ठीक है, ये 9 कारण द्रव्य होते हैं। कैसे? पंचमहाभूत 5, छठा आत्मा, सातवां मन और आठवां काल और नौवां दिशा। ठीक है, 9 कारण द्रव्य होते हैं। इसके बाद हमने देखा था आकाश महाभूत के बारे में। आकाश महाभूत की उत्पत्ति वाहक के रूप में, आश्रय स्थान के रूप में। ठीक है, परिभाषा आकाश महाभूत की। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था आकाश के लक्षण। ठीक है, आकाश के लक्षण। इसके बाद हमने आकाश के भेद देखे थे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? वायु महाभूत। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब स्टार्टिंग से वायु महाभूत को। सबसे पहले वायु महाभूत की हम व्युत्पत्ति देखेंगे कि वायु महाभूत बना कैसे है, ये शब्द बना कैसे है। तो वायु शब्द जो है वो वा गतो वा गति गंधयो, यानी कि इस धातु से वायु शब्द बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? गति करना। ठीक है, अतः गति, गमन या गंध को जो सूचित करता है, जो तत्व सूचित करता है गति, गमन और गंध को, वो वायु है। जिस द्रव्य में गुण व स्पर्श समवाय संबंध से रहते हैं उसे हम वायु महाभूत कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे वायु महाभूत का परिचय, यानी वायु महाभूत के बारे में थोड़ा बहुत। देखो, ये एक फिलोसफी है। आपको वायु महाभूत अगर एग्जाम में आता है तो आपको इसके बारे में जितना कुछ पता है, छोटा बड़ा जो भी पता है, आपको सब लिख देना है वहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में हमें जितना ज़्यादा लिखना है, जितना पता हो। तो अब इसके परिचय को हम देखने वाले हैं। तो वायु जो होती है वो रूप रहित होती है। इसी कारण वायु को देखा नहीं जा सकता, केवल त्वचा के द्वारा इसके स्पर्श को अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, वायु ना तो उष्ण होती है और ना ही शीत होती है। उष्ण स्रोत से आने वाली वायु उष्ण, और शीत स्रोत से आने वाली वायु शीत होती है। जैसे कि अगर कहीं तालाब है, नदी है, उससे गुजर के कोई हवा आ रही है तो वो कैसी होगी? शीत होगी। और कहीं पे मान लो आग लगी हुई है, वहां से जो हवा गुजर के आएगी वो कैसी होगी? उष्ण होगी। ठीक है, यानी कि ये ना शीत होती है ना उष्ण होती है, बल्कि जैसा स्रोत होगा, जिस स्रोत से होकर आएगी वैसी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लक्षण क्या होता है वायु महाभूत का। तो रजो बहुलो वायु। ठीक है, यानी कि वायु जो होता है वो रजोगुण प्रधान होता है। आकाश महाभूत से स्पर्श इंद्र तन्मात्रा के द्वारा वायु महाभूत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यानी जो आकाश महाभूत होता है उसकी तन्मात्रा, आकाश की तन्मात्रा क्या है? आकाश की तन्मात्रा स्पर्श है। ठीक है, तो उसी के द्वारा वायु महाभूत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे गलत लिख दिया है। आकाश महाभूत की जो तन्मात्रा होती है वो शब्द होती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, यहाँ पे करेक्शन कर लेना। जो द्रव्य रूप रहित हो, स्पर्श लक्षण वाला हो, उसे वायु कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद हम देखने वाले वायु के भेद। ठीक है, तो वायु को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? नित्य और अनित्य। ठीक है, अनित्य के फिर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। ठीक है, ये 3 भेद होते हैं वायु के। शरीर संज्ञक क्या होता है? तो वायु के परमाणुओं की प्रधानता से जो निर्मित अयोनिज वायवीय शरीर होता है, यानी कि जो शरीर वायु की परमाणुओं की प्रधानता से बनता है उसे हम अयोनिज वायवीय शरीर कहते हैं। इंद्रिय संज्ञक क्या होगा? तो उसी का मतलब उसी के तरीके से इंद्रिय संज्ञक भी हो जाएगा कि जो इंद्रियां वायु के परमाणुओं की प्रधानता से बनती है उस वो इंद्रिय संज्ञक होती हैं। और कौन सी इंद्रिय है वो? त्वगेंद्रिय। ठीक है, त्वगेंद्रिय जो है वो वायु महाभूत की प्रधानता से बनती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे विषय संज्ञक। तो इस संसार की बाह्य वायु तथा शरीर में जो संचरित होती है यानी वात, वो दोनों एक ही है। ठीक है, यही बताया है। इसके बाद हम देखेंगे शरीर की आंतरिक वायु जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, नंबर 1 प्राण वायु, दूसरा उदान वायु, तीसरा समान वायु, चौथा व्यान वायु और पांचवा अपान वायु। ठीक है, एक एक करके हम पांचों वायु के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने वात दोष पढ़ रखा है तो ये और आसान है। ठीक है,
प्राणवायु क्या होता है? तो प्राणवायु मन का नियंता व प्रणेता होता है, यानी प्राणवायु का सीधा संबंध किससे होता है? मन से होता है। प्राणवायु ही शरीर को धारण करने वाली होती है, यानी कि अगर शरीर में प्राणवायु निकल जाए शरीर से तो हमारी शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इसके बाद दूसरा है उदान वायु। उदान वायु क्या होता है? तो हृदय व फुफ्फुस इसका विशेष स्थान है, कंठ और नासिका में गमन करती है। अगर ये कंठ और नासिका में गमन करती है तो इसका मुख्य जो कर्म होगा वो क्या होगा? वाणी की प्रवृत्ति करना, यानी कि जो हम बोलते हैं वो उदान वायु की वजह से बोलते हैं, समझ लो। ठीक है। तीसरा है समान वायु। समान वायु जो होता है वो आमाशय और पक्वाशय में, मतलब आमाशय और पक्वाशय के मध्य रहती है, और ये पाचन अग्नि को प्रदीप्त करती है। ठीक है। कुल मिला के वात के प्रकार है ये सारे। ठीक है। चौथा है व्यान वायु। तो व्यान वायु का मुख्य स्थान कौन सा है? हृदय, और पूरे शरीर में ये संचरण करती है। व्यान वायु शरीर के सभी शारीरिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है, यानी कि जो भी हम चेष्टाएं करते हैं, उठते बैठते भागते उठते हैं, जो भी करते हैं वो सब व्यान वायु की वजह से करते हैं। ठीक है। इसके बाद पांचवा है हमारा अपान वायु। अपान वायु जो होता है वो बस्ती प्रदेश, कटि प्रदेश और वृषण में संचरित करती है। अगर ये बस्ती और कटि और वृषण में संचरित करती है तो इसका मुख्य कर्म हमें पता लग सकता है। मुख्य कर्म क्या होगा? मल मूत्र वीर गर्भ और आर्तव को बाहर निकालना, ये अपान वायु का कार्य है। ठीक है। इसके बाद तेज महाभूत पढ़ना है। ठीक है। वायु महाभूत यहाँ पर इतने में ही कंप्लीट होता है। ठीक है। बहुत इजी, और जितना कम से कम में हो सका उतने में मैंने बनाने की कोशिश करी है। एटलीस्ट इतना अगर याद रहेगा तो इनसे हम और वहाँ पे बड़ा बड़ा बना के लिख सकते हैं। ठीक है। याद रखने के लिए ये छोटा सा भी रहेगा और आसानी से याद भी हो जाएगा, और सिंपल लैंग्वेज में मैंने बनाया है। ठीक है। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है। और फिर अब चलिए, जो अग्नि महाभूत है यानी तेज महाभूत है, इसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आप बोर करोगे, जल्दी पढ़ने का मन करेगा नहीं। तो इससे बढ़िया है छोटे छोटे लेक्चर रहेंगे, फटाफट पढ़ भी लेंगे। ठीक है। तो अगले में हम पढ़ेंगे क्या? तेज महाभूत। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, आपकी हेल्प हुई हो इससे, तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, और उसमें पढ़ेंगे तेज महाभूत। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।